नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ी खबरनामा। आज एक बार फिर से आपके सामने लाइव हूं और आप देख ही सकते हैं जैसे कि मेरे बीच में मौजूद हैं इस समय रुद्रप्रयाग के जो मौजूदा विधायक हैं भरत सिंह चौधरी जी। कई मायनों में अगर हम बात करें तो चौधरी जी को रुद्रप्रयाग का एक लोकप्रिय विधायक भी कहा जाता है और उसके पीछे जो बड़ा कारण है वो कारण है पिछले दफे की ऐतिहासिक जीत। तकरीबन 15,000 से अधिक वोटों से एक ऐतिहासिक जीत चौधरी जी ने दर्ज की थी रुद्रप्रयाग विधानसभा में और इसीलिए उनको लोकप्रिय यहाँ पे कहा गया है जनता के बीच में, क्योंकि जनता का अपार समर्थन रहा है और शायद यही कारण है कि इस बार भाजपा ने फिर से उन्हें रिपीट किया है रुद्रप्रयाग सीट पे। आज हमारे बीच में चौधरी जी हैं, पिछले 5 साल गुजर चुके हैं और अब फिर एक नई पारी की तैयारी में, एक नई उम्मीद जनता की उनसे रहेगी। कुछ सवाल हैं जनता के जो हम चौधरी जी से करेंगे यहाँ पे। चौधरी जी, पहले तो स्वागत है आपका पहाड़ी खबरनामा के मंच पे। धन्यवाद। मैं आपके सभी दर्शकों का यहाँ पर अभिवादन करता हूँ। चौधरी जी, जैसे कि जो चुनावी रंगमंच है, चुनावी शंखनाद है, उत्तराखंड में हो गया है। हालांकि अभी कांग्रेस के पत्ते खुलने बाकी हैं, कांग्रेस का चेहरा सामने आना बाकी है। भाजपा के द्वारा यहाँ पे आपको फिर से चेहरा घोषित कर दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं आप, कांग्रेस क्यों विलंब कर रही है? देखिए, कांग्रेस में कह सकते हैं कि एक कहावत है, सूत न कपास और जुलाहों में लठम लठ। समर्थन उनको कहीं हासिल नहीं है जनता के बीच में, लेकिन उसके बावजूद उनके प्रत्याशियों में इतने वो आपस में गुत्थम गुत्था हैं कि अभी तक वो अपने प्रत्याशी को डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ बेशक बहुत लंबी लाइन थी दावेदारों की, लेकिन पार्टी ने जैसे ही चुनाव अपने प्रत्याशी घोषित किए, सभी दावेदारों ने एकजुटता दिखाते हुए, लगभग हमारे जितने भी दावेदार थे सब लोग मुझसे किसी न किसी रूप में संपर्क कर चुके हैं। माननीय वीरेंद्र मिश्र जी परसों स्वयं मेरे कार्यालय में आए थे। माननीय आचार्य शिव प्रसाद ममगाई जी लगातार फ़ोन से मेरे संपर्क में हैं। भाई वीर सिंह रावत जी से मेरा लगातार संपर्क बना हुआ है। बाकी वाचस्पति सेमवाल जी, विजय कपरवाण जी, अजय सेमवाल जी, विक्रम कन्नारी जी, जितने लोगों ने दावेदारी की वो सब बहुत मुस्तैदी से हमारे जो प्रचार कार्य है उसमें लगे हुए हैं। विधायक जी, समय कम रहेगा क्योंकि इस समय कोविड की जो गाइडलाइनें हैं उनके अनुसार भी प्रत्याशियों को चलना है। तमाम जो रैलियां हैं अभी तक उन पे रोक हैं। ऐसे में अगर पूरा देखा जाए, चुनाव का माहौल देखा जाए, आपकी किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, 18 मार्च 2017 को जब मैंने विधायक के रूप में शपथ ग्रहण की थी, तो उसी दिन से मेरी तैयारियां थी। डे फर्स्ट को ही मैं जानता था कि अगली बार फिर मुझे जनता के बीच में जाना होगा और इसी के चलते मैंने जितने भी काम किए हैं वो मेरे ख्याल से तैयारी के दृष्टिकोण से पर्याप्त हैं। आपको जानकारी है कि पिछले 3 महीनों के अंदर अपने सभी मंडलों में 6 मंडल मेरी विधानसभा के अंदर सांगठनिक दृष्टिकोण से हमारी पार्टी के हैं और सभी 6 मंडलों में मैं रैलियां आयोजित करवा चुका हूं, जिसमें ऐतिहासिक भीड़ और ऐतिहासिक समर्थन मुझे हासिल हुआ है। हमारी पार्टी का नेटवर्क इतना मजबूत है कि पूरे 188 पोलिंग स्टेशंस पे हमारा संगठन पूरी तरह से खड़ा है और 1 घंटे के नोटिस पे हम कोई भी सूचना हो, कोई भी कार्यक्रम हो, अपने पूरे 188 बूथ पे कोई भी कार्यक्रम आयोजित कराने की क्षमता हमारे पास है। तो मुझे नहीं लगता
लगता है कि मेरे पास समय की कोई कमी है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि हम एवर रेडी हैं, हमेशा तैयार हैं, और कभी भी चुनाव हो जाए, आज की ही तारीख में चुनाव हो जाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। विधायक जी, बीते 5 सालों से आप लगातार जनता के बीच में सक्रिय हैं, हर छोटी मोटी परेशानियों के बीच में जनता के बीच में हैं। अगर हम बात करें पिछले 5 सालों की, तो इन 5 सालों को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या आपकी बड़ी उपलब्धियां रही हैं? देखिए, मैं पूरे 5 साल जनता के बीच में रहा हूँ, और मेरे क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो कनेक्टिविटी को लेकर के थी। जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी, उसकी सड़कों की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, और कम्युनिकेशन की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी। शिक्षा का स्तर, आपको पता है कि निरंतर यहाँ पर जो सरकारी हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें गिर रहा था। इन तीनों चीज़ों को फोकस करते हुए पहले मैंने जो पीडब्ल्यूडी का कोर नेटवर्क था उसमें अमेंडमेंट करवाया। भारत सरकार विधानसभा में जो मेरा पहला संकल्प था वो यही था कि कोर नेटवर्क में अमेंडमेंट किया जाए, और भारत सरकार ने हमारे उस आग्रह को स्वीकार किया। 109 सड़कें हमारे प्रदेश को पहले लॉट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वो उन गांवों के लिए मिली जो पहले से कनेक्टेड विलेज दिखाए गए थे। उसके अलावा राज्य योजना में और यहाँ तक कि विधायक निधि में भी जो छोटी दूरी की काफ़ी सड़कें मैंने यहाँ पे कटवाई हैं। तो आज मैं कह सकता हूँ कि अगर चुनिंदा गांवों को छोड़ दिया जाए जो मेरे फिंगर टिप्स पे है, तो लगभग सभी गांवों को हम सड़क से जोड़ चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमने माध्यमिक शिक्षा में ख़ास तौर पे अपने जितने हाई स्कूल और इंटर कॉलेजेस हैं सबको ई लर्निंग सिस्टम से जोड़ा, और यहाँ की स्थितियों को देखते हुए, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम को देखते हुए हमने ऑफलाइन का विकल्प चुना जो कि बहुत ही सफल रहा। और मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी होती है कि उत्तराखंड सरकार ने भी मेरे उस मॉडल को रेप्लिकेट करने का निर्णय लिया, और आज पूरे प्रदेश में जो है ई लर्निंग के सेटअप हमारी सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं। और उसका परिणाम ये हुआ कि पिछले 3 सालों से लगातार माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो शिक्षा आयोजित की जाती है उसमें उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जनपद जो है अपने गढ़वाल मंडल में लगातार 3 सालों से पहले स्थान पे बना हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत कुछ करने की यहाँ पे गुंजाइश थी। 1700 लीटर प्रति मिनट की क्षमता के हमने यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करवाए। इसी कार्यकाल के दौरान ब्लड बैंक की यहाँ पे स्थापना हुई, जेट्रिक वार्ड की स्थापना हुई, डायलिसिस मशीनें लगाई गई, लेप्रोस्कोपिक मशीनें लगाई गई, अल्ट्रासाउंड मशीनें जो है जो रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय में ख़राब थी उसको नई मशीन लगाई गई। जखोली में भी जो CHC है वहाँ पर भी अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई गई। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से डॉक्टर्स की तादाद यहाँ पर इन 5 सालों में बढ़ी है, पहले यहाँ पे 8 या 10 डॉक्टर होते थे, आज करीब 25 से ज़्यादा डॉक्टर जिला अस्पताल में है। और पूरे जनपद की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ 25 और 30% डॉक्टर ज़िले में होते थे, आज हमारे पास करीब 90% डॉक्टर जो है वो ज़िले में मौजूद है। तो मैं मानता हूँ कि अभी भी ये कहना कि हमने सारा कुछ परफेक्ट कर लिया है मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। सुधार की गुंजाइश है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में हम और बेहतर कर पाएंगे। और इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि पिछली बार हमारा जो जनपद चिकित्सालय था वो दूसरे स्थान पे उत्तराखंड में था। इस बार अल्मोड़ा के साथ वो संयुक्त रूप से पहले स्थान पे आया है, और आने वाले साल में मुझे पूरा यकीन है कि हम पूरे प्रदेश में
पहले नंबर पे हमारा जिला चिकित्सालय आएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण काम है। कोटगी में नर्सिंग कॉलेज की जो स्थापना का मामला है वो अपने फाइनल स्टेज में है, और आनंद फानन में जो आचार संहिता लगी उसकी वजह से उसका शासनादेश नहीं हो पाया, अन्यथा सारी औपचारिकताएं उसकी पूरी कर ली गई हैं और बहुत जल्दी वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना होगी। ये हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क के क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे काम इन 5 सालों में हम कर पाए हैं। इसके अलावा जो दूर संचार की सुविधाएं हैं उसको लेकर के, चाहे बछनसुन क्षेत्र हो, चाहे रानीगढ़ का क्षेत्र हो, चाहे वर्धार का क्षेत्र हो, चाहे बांगर का क्षेत्र हो, पूर्वी बांगर का हो, पश्चिमी बांगर का हो, सभी जगह मैंने जो जियो कंपनी है उसके से कोऑर्डिनेशन करके बड़ी तादाद में यहाँ पे टेलीफोन टावर स्थापित किए हैं, और आज मैं कह सकता हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का पूरा जो क्षेत्र है वो टेलीफोन कनेक्टिविटी से आच्छादित है। विधायक जी, जहाँ तक हम शिक्षा की बात करें तो वो आपने भी अपने वक्तव्यों में कहा है और देखा है, और सरकार ने भी माना है ई लर्निंग आपका जो एक उपयोग था वो एक काफी कारगर सिद्ध हुआ है। रुद्रप्रयाग जनपद ही नहीं, रुद्रप्रयाग विधानसभा ही नहीं बल्कि जनपद में भी और पूरे प्रदेश में ही। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे कोड करना चाहूंगा, जहाँ पे आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, आप भी खुद क्योंकि 2 साल लगातार कोरोना महामारी हम लोगों ने झेली है और अभी भी उसके जो प्रभाव हैं वो हैं। आप भी खुद कोरोना से प्रभावित हो गए थे, क्योंकि लगातार एक जनप्रतिनिधि के नाते आपकी भी सक्रियता लगातार बनी रही। ऐसे में अभी भी कोरोना पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। क्या क्या कुछ और तैयारियां हैं जनता को महफूज रखने की, ताकि कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा ना हो सके? देखिए, कोरोना एक विश्वव्यापी महामारी थी और बड़ी बड़ी सरकारें इसके सामने अपने को लाचार पा रही थी। उस स्थिति में भी हमने शुरुआती दौर में ही रुद्रप्रयाग में 250 बेड का कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल कोटेश्वर में बनाया, जिसमें एलएनटी ने भी अपने सीएसआर फंड से कंट्रीब्यूशन हमको दिया, विधायक निधि से विधायक केदारनाथ ने भी उसमें कंट्रीब्यूशन दिया, और हमने मेरे ख्याल से उत्तराखंड का एकमात्र जिला था रुद्रप्रयाग जिसमें हमने जिला चिकित्सालय की जो ओपीडी थी उसको प्रभावित हुए बिना कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल एक बनाया, और सबसे बेहतर तरीके से अगर कहीं पे कोविड को हैंडल किया गया तो वो रुद्रप्रयाग जनपद था। और आज ये स्थिति है कि 200 लीटर प्रति मिनट की क्षमता का जो ऑक्सीजन प्लांट हमने कोविड काल के दौरान स्थापित किया था, उसके अतिरिक्त 500 लीटर प्रति मिनट की क्षमता के 3 और प्लांट हम स्थापित कर चुके हैं, और आज हम ऑक्सीजन पे न सिर्फ पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं बल्कि अगर दूसरे जनपदों को भी इसकी आवश्यकता पड़ती है तो वो देने में हम सक्षम हैं। और कोविड काल के दौरान मैंने मेरा गांव सुरक्षित गांव एक अभियान चला करके हर गांव में स्वयं उपस्थित होकर के जो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, उसके अलावा जो स्प्रे मशीनें और जो भी उपलब्ध सामग्रियां थी वो न सिर्फ वो हर गांव तक पहुंचाई बल्कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे उनसे मिल करके एक जागरूकता अभियान भी मैंने चलाया। और आप जानते हैं कि इसी दौरान मैं और मेरी पत्नी खुद कोविड पॉजिटिव हो गए थे और एम्स ऋषिकेश में गहन उपचार के बाद मैं रिकवर कर पाया। लेकिन मुझे बेहद खुशी है कि उसके बावजूद भी हम रुद्रप्रयाग ज़िले को काफ़ी हद तक कोविड से महफूज रख सके, और आगे भी हमारी पूरी तैयारी है। हमारे पास पूरे वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध है, और जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सब हमारे पास उपलब्ध है।
विधायक जी, आज जो हमारी सरकार है, प्रदेश की भाजपा की सरकार है, वो युवाओं को लेके काफी गंभीर दिख रही है। ऐसे में अगर हम रुद्रप्रयाग विधानसभा की बात करें तो युवाओं को लेकर क्या कुछ विजन है आपका आने वाले समय में? देखिए, हमारे यहाँ इस समय हमारी सरकार की जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, होम स्टे, जिसमें बड़े पैमाने पे हम अपने नवयुवकों को जोड़ करके रोजगार का सृजन यहाँ पर कर सकते हैं। वो योजना काफ़ी लोकप्रिय यहाँ पे हो रही है। बहुत सारे नौजवानों ने उसको होम स्टे योजना को यहाँ पे शुरू किया है। उसके अलावा जो मैंने देखा, एडवेंचर गेम्स की यहाँ पे पूरी संभावना है, चाहे वो रिवर राफ्टिंग हो, चाहे वो हैंग ग्लाइडिंग हो। बहुत सारे हमारे ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पर साहसिक खेलों को बढ़ावा दिया जा सकता है। और शिवानंदी में जो रिवर राफ्टिंग कैंप है, मैं देखता हूँ उसके आसपास के गांव के जितने भी नौजवान हैं, सब राफ्टिंग में पारंगत हो चुके हैं और उसके ज़रिए काफ़ी वो अपना रोज़गार अर्जित कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक गेम चेंजर ख़ास तौर पे रुद्रप्रयाग के परिप्रेक्ष्य में साबित हो सकता है। तो आने वाले समय में, क्योंकि पिछले कार्यकाल में लगभग 2 साल का जो हमारा कार्यकाल था वो पूरी तरह से कोविड की भेंट चढ़ गया। तो जो मैं करना चाहता था, जो मेरा विज़न था, जो मेरे पास एक ब्लूप्रिंट था इस विधानसभा के लिए, उसको पूरी तरह से मैं अमल कर नहीं पाया। मैंने ये लक्ष्य रखा था कि लगभग 100 करोड़ रुपए का मैंने एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि 100 करोड़ रुपया विभिन्न कंपनियों के CSR फंड से ला करके मैं इस विधानसभा क्षेत्र के विकास में काम करूंगा। लेकिन कोविड के चलते इसको बहुत धक्का लगा, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन उसके बावजूद लगभग 60 ग्राम पंचायतों में हमने ONGC के CSR फंड से सोलर लाइटें लगाई हैं। 108 ग्राम पंचायतों की स्वीकृति हमारे पास हासिल है। और क्योंकि कोविड काल में फंड्स की कमी के कारण उन्होंने ये काम बंद कर दिया था। आने वाले समय में जो हमारी बची हुई ग्राम पंचायत है उनमें भी हम सोलर लाइट की स्थापना करेंगे। गेल से हम जो है, जो हमारी डायलिसिस मशीनें हैं वो यहाँ पे लाए। अभी और डायलिसिस मशीनें यहाँ पे हमारी आने वाली हैं। इसके अलावा जो सैनिक स्कूल हमारा निर्माणाधीन है बड़मा में, उसके लिए मैंने बहुत सारी जो हमारी नवरत्न कंपनियां हैं भारत सरकार की, जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं पब्लिक सेक्टर की, उनसे मेरी बात हुई है और सिद्धांत रूप में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि वो अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले इस जो नया कार्यकाल मेरा आने वाला है उसमें जो सैनिक स्कूल का मेरा सपना है उसको मैं पूरा कर पाऊँगा। विधानसभा में मैंने एक प्रस्ताव रखा है कि हमारा जो सैनिक स्कूल है उसका नाम जो हमारे शहीद CDS बिपिन रावत जी हैं उनके नाम पर उसका नाम रखा जाएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि क्राउड फंडिंग के ज़रिए, केंद्र सरकार के फंड से और प्रदेश सरकार के फंड से जो 264 करोड़ रुपए का उसका DPR है, उसको हम बनाने में सफल हो पाएंगे। विधायक जी, सैनिक स्कूल की बात हो रही है क्योंकि सैनिक स्कूल और कृषि महाविद्यालय का जो मसला है वो दो पंचवर्षीय योजनाओं से काफी राजनीतिक चर्चा का विषय रहा है और विरोधी मानते हैं कि जो सैनिक स्कूल है और हमारा कृषि महाविद्यालय का मामला है, इस मसले पे आप फेल्योर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मेरा ये मानना है कि चाहे वो कृषि महाविद्यालय की स्थापना हो और चाहे वो सैनिक स्कूल की स्थापना हो, ये हमारे जो तत्कालीन विधायक मंत्री हरक सिंह रावत जी थे, उन्होंने आनन फानन में जो ये निर्णय लिए वो बिना किसी होमवर्क के थे। और
इस सरकार में जिसमें मैं विधायक था वो पूरे 5 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे। जिस तरह से उन्होंने और मुद्दों के लिए सरकार को बार बार मैं कहूँगा कि ब्लैकमेल किया, जिस तरह की बार्गेनिंग वो करते रहे, उनका ये नैतिक दायित्व था। एक मंत्री होने के नाते, विधायक के नाते मैं एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूँ, लेकिन मंत्री होने के नाते वो पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब वो कहते थे कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो उनके द्वारा, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने एक कृषि महाविद्यालय और सैनिक स्कूल के मामले में एक मंत्री होने के बावजूद गतिरोध उत्पन्न किए हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और यहाँ तक कि सैनिक स्कूल की पूरी फाइलें 2 साल तक मैं ढूंढवा नहीं पाया। बाद में केंद्र सरकार के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में वहाँ पर एक जॉइंट सेक्रेटरी थे, उनके ज़रिए मैंने वो जो MOU उत्तराखंड और भारत सरकार के मध्य में हुआ था उसको हासिल करवाया, और तब मैं चीज़ों को आगे बढ़ा पाया। तो उसके लिए मुझे दोषी ठहराना या मेरा फेल्योर कहना मेरे ख्याल से वो न्याय संगत नहीं है। और अगर उनमें ज़रा भी नैतिक साहस है तो ये जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए कि उन्होंने मंत्री रहते हुए 5 सालों में इसमें जो गतिरोध पैदा किए, उसके लिए उनको इस विधानसभा क्षेत्र की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। विधायक जी, सड़कों की अगर हम बात करें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि रुद्रप्रयाग विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा है और घर घर तक सड़कें पहुंची हैं इस बीते 5 सालों में। मगर जो पूर्व विधायक हैं यहाँ पे मातबर सिंह कंडारी, उनका आरोप है कि आपने उनके द्वारा स्वीकृत सड़कों पे ही काम किया है, नया कुछ नहीं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, उनका ये, पहले तो इसको आरोप कहना ही गलत है, और बहुत ही अगर ये आरोप है तो बहुत ही हास्यास्पद है, वेरी रेडिकुलस रादर टू से। क्योंकि विधायक कोई भी रहे, सड़क गांव के लिए ही प्रस्तावित होगी। नई सड़क का क्या कहना चाहते हो कि मैं वहां सड़क बना दूं जहां बसावटें नहीं हैं? और 30 साल तक रुद्रप्रयाग की जनता का, जखोली की जनता का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। और 30 साल की जो उनकी असफलताएं हैं, एक ज़माना था जब यहाँ की जनता ने ये स्वीकार कर लिया था कि शायद यही विकास होता है और यही एक विधायक की जिम्मेदारी होती है। इन 5 सालों में रीडिफाइन किया है मैंने, विधायक की जो डेफिनेशन है उसको रीडिफाइन किया है। जनता को समझ में आया कि विधायक क्या चीज़ होती है, किस तरह से अपने विधायक को मिला जाता है, किस तरह से अपनी बातें अपने विधायक तक पहुंचाई जा सकती हैं, और किस तरह से एक विधायक को रेसिप्रोकेट करना चाहिए, ये पहली बार जनता ने देखा है। और आज से 10 साल पहले 2012 में तक वो रहे, और ये कहना कि 10 साल पहले उन्होंने प्रस्तावित किया था, उसके बाद 5 साल यहाँ पे उनके साधु जो आज उन्हीं की पार्टी में जाकर के सम्मिलित हो गए हैं, यहाँ तो उनके शब्दों में कहूँ तो खाडू भाई उनके थे, वो अपने खाडू भाई से भी उस काम को नहीं करवा सके। और अगर ऐसा है भी कि उन्होंने कोई सड़क प्रस्तावित करवाई थी, तो विधायक का काम सिर्फ प्रस्तावित करवाना नहीं होता है, सड़कों का निर्माण करवाना होता है। मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने को समझता हूँ कि मैंने न सिर्फ प्रस्तावित की हैं बल्कि बना के दिखाई हैं। आज भी जिस दिन आचार संहिता लगी, उस दिन भी मेरी 8 सड़कों का जो है प्रथम चरण का शासनादेश हुआ है, और कम से कम 22-23 सड़कों का प्रथम चरण का की स्वीकृति मेरे पास है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 5 सालों में इससे भी ज़्यादा सड़कें मैं बना करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक विज़न की आवश्यकता होती है, आपको एक अध्ययन की आवश्यकता होती है। अगर आपने अपने विधानसभा क्षेत्र का अध्ययन किया है, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसको अचीव करने के लिए आपके पास अगर एक विज़न है,
तो आप हासिल कर सकते हैं, और मैंने हासिल करके दिखाया है। और आने वाले कार्यकाल में जो काम छूट गए हैं उनको भी मैं पूरा करके दिखाऊंगा, और तब उनको समझ में आएगा कि उनका जो 30 साल का कार्यकाल था, मेरे ख्याल से जब वो कंपैरिजन करेंगे तो वो अपने उस कार्यकाल को कभी भी याद करना नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि मैं अपने उस कार्यकाल को भूल जाऊं, तो यही बेहतर होगा। विधायक जी, क्योंकि महिलाएं किसी भी क्षेत्र की रीढ़ होती हैं, चाहे विकास हो या किसी अन्य मामले हों। अगर हम बात करें इन 5 सालों की, तो इन 5 सालों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आपके द्वारा क्या कुछ ऐसे प्रयास किए गए हैं? देखिए, महिला सशक्तिकरण का जो मुद्दा है वो पूरे देश के पैमाने पे बहुत बड़ा मुद्दा है। एक विधायक होने के नाते मेरी शक्ति और सामर्थ्य के अंदर जो भी था, मेरे ख्याल से पहली बार विधायक निधि के कामों में महिला मंगल दलों को हमने कार्यदायी संस्था बनाया, और मुझे बेहद खुशी है कि चमत्कारिक परिणाम इसके मुझे मिले हैं। हालांकि बहुत छोटे पैमाने पे हम इसको कर पाए, लेकिन मैं मानता हूं कि आने वाले कार्यकाल में बड़े पैमाने पे मैं इसको करूंगा। इसके अलावा जो लगभग सभी महिला मंगल दल, जितने भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत महिला मंगल दल हैं, उनको हमने 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी, और उस 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि में उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के लिए जो भी ज़रूरी सामान था वो खरीदा। और ये पहला मौका है, आज तक के जो विधायक थे उनके द्वारा प्रोत्साहन राशि में खरीद करके एक खैरात की तरह बांटा जाता था, और उनको ये एहसास करवाया जाता था महिलाओं को कि ये विधायक की कृपा से ये खैरात आपके बीच में बांटी जा रही है। हमने उनको ये एहसास दिलाया कि ये खैरात नहीं है, ये आपका हक है, और इसको खर्च करने का हक भी आपको है। और उन्होंने खुद अपनी ज़रूरत के हिसाब से खर्च करके अपने जो संसाधन हैं वो जुटाए हैं। और मुझे बेहद खुशी है ये कहते हुए कि हमारा जो ये एक्सपेरिमेंट था, मेरा जो ये प्रयोग था, वो बहुत ही सफल रहा है। और आने वाले समय में आपने देखा होगा कि इसी दौरान हमारे यहाँ जो महिलाओं की रामलीलाएं हुई, बहुत आत्मविश्वास उन महिला कलाकारों ने प्रदर्शित किया। उनको भी कई बार अपनी विधानसभा से बाहर जा कर के भी मैंने उनकी हौसला अफजाई की है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पहली बार जिले में जो एलिजिबल यूथ थे उनके लिए एक एनडीए की प्री कहना चाहिए कि प्री प्रिपरेशन की जो होती है वो परीक्षा आयोजित की। 20 बच्चों को हमने उसमें सेलेक्ट करके उनको टैबलेट दिए। उनमें से 3 बच्चे जो हैं पहले ही अटेम्प्ट में एनडीए में सेलेक्ट हुए। और आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार ने उसी तर्ज पे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जितने हमारे छात्र हैं उनको जो है टैबलेट बांटने का काम किया है। आपकी शायद जानकारी में होगा कि इसी साल मैंने घोषणा की थी कि 100 बच्चों को हम जो है विधायक निधि से टैबलेट बांटेंगे। लेकिन कोविड की वजह से, क्योंकि स्कूल बंद हो गए थे, तो सिलेक्शन की उनके जो चयन की प्रक्रिया थी उनको हम पूरा नहीं कर पाए। और इन बिटवीन उत्तराखंड सरकार ने ये निर्णय ले लिया है कि सरकार अपने स्तर पे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों को टैबलेट बांटेगी। तो मैं इसको भी अपनी एक उपलब्धि मानता हूँ कि मेरा जो विजन था उसको जो है उत्तराखंड की सरकार ने साकार किया। इसके अलावा जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ थी, मैं देखता था कि उनको अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पे जो भोजन पकाने में बहुत ही असुविधा होती थी, फ्यूल की बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। मैंने 18 लाख रुपए अपनी विधायक निधि से जारी करके ये प्रयास किया था कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है उनके आंगनवाड़ी केंद्रों पे गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएं। लेकिन विधायक निधि में की जो गाइडलाइन है उसमें प्राविधान न होने के कारण मेरी इस योजना पे रोक लगा दी गई।
लेकिन जब मैंने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया कि ये बहुत ही ज़रूरी एक कार्य योजना है, तो सरकार ने अपने स्तर पे उस योजना को अमल में लाई और आज न सिर्फ रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र की बल्कि पूरे प्रदेश की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ते हैं उनको उनके आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो है गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा चुके हैं और अनेक मौक़ों पे हमारी आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ते हैं ना उन्होंने इस काम के लिए मुझे बहुत धन्यवाद दिया है, आभार व्यक्त किया है। तो मैं समझता हूँ ये भी अपने आप में एक विज़न की बात है जिसको मैं देख पाया, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात मैं समझता हूँ। विधायक जी, जो विरोधी हैं वो समय समय पे आप पे आरोप भले ही लगाते रहे हों, एक आरोप बहुत बड़ा यहाँ पे लगाया गया है जो कि हर समय चर्चा का विषय बना रहता है, ठेकेदारी को लेके कुछ लोगों का आरोप है कि आप कंस्ट्रक्शन इकाई के नाम पे ठेकेदारी को बढ़ावा दे रहे हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, छोटी मानसिकता के लोग हैं, घटिया मानसिकता के लोग हैं, इसके इतर उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। एक नहीं, दर्जनों बार मैं चुनौती दे चुका हूँ। मेरे मेरे बेटों के नाम पे अगर इस जिले में, इस धरती पे कहीं भी 1 रुपए की ठेकेदारी भी वो साबित कर दें, हालांकि ठेकेदारी करना कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कोई गैरकानूनी काम नहीं है, लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एक तथ्य के रूप में मैं कहना चाहता हूँ, न मेरी कोई ठेकेदारी है और मैं ठेकेदारी के व्यवसाय को सन 2000 में छोड़ चुका हूँ। उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और आज तो जैसा मैं सुन पा रहा हूँ कि जो लोग मुझ पे आरोप लगाते थे उन्होंने ही कांग्रेस पार्टी के ठेकेदार को प्रत्याशी बना दिया है। उनको ठेकेदारी भी मुबारक हो, लेकिन मेरी चुनौती आज भी आप पत्रकारों के मध्य में भी और जनता के मध्य में भी बरकरार है कि 1 रुपए का ठेका मेरा कहीं पे साबित करके दिखा दें। इस तरह के झूठे और अनर्गल आरोप लगाने से अगर वो सोचते हैं कि मेरी छवि धूमिल हो जाएगी, मेरी 40 वर्षों की तपस्या है, 40 सालों का मेरा सार्वजनिक जीवन है, यहीं मैं पैदा हुआ, यहीं मैं पला और बढ़ा हूँ और यहीं मैं 5 साल से एज ए विधायक काम कर रहा हूँ। जनता जानती है, किसी के आरोप लगाने से, अगर इस तरह के आरोप लगाने से मेरी छवि धूमिल होती है तो फिर लानत है मेरे उस 40 सालों के संघर्ष पे, मेरे उस 40 साल के सार्वजनिक जीवन पे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब बातों से। विधायक जी, एक लंबा समय आपने यहाँ पे संघर्ष किया है, चाहे उस समय की चमोली जनपद की हम बात करें या वर्तमान रुद्रप्रयाग जनपद की बात करें, काफ़ी एक लंबा संघर्ष आपने किया है। अब क्योंकि आप फिर से चेहरा बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे आगामी चुनावों को लेकर, ऐसे में संगठन में जो नाराजगियां हैं वो कई बार देखी गई हैं यहाँ पे, इन नाराजगियों को आप किस तरीके से लेते हैं? देखिए, ये सब फैब्रिकेटेड है, ये सारा कुछ फैब्रिकेटेड है। मैं कहता हूँ मेरे विधानसभा क्षेत्र के 6 मंडल हैं, 6 के 6 मंडल अध्यक्ष आज मजबूती से मेरे साथ खड़े हैं। हमारे जितने बूथ अध्यक्ष हैं सारे मजबूती से मेरे साथ खड़े हैं। पार्टी के द्वारा यहाँ पे रायशुमारी की गई और आप ही लोगों के द्वारा प्रचारित किया गया कि 11 दावेदार हैं, 12 दावेदार हैं, 10 दावेदार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 80 और 90% जो हमारे कार्यकर्ता थे उन्होंने मेरे पक्ष में रायशुमारी की है। तो मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र में 80% और 90% का समर्थन हासिल करना वो अपने आप में सबूत है इस बात का कि किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। बीइंग ह्यूमन, मनुष्य होने के नाते हमसे यदा कदा छोटी मोटी गलतियां होती हैं। आप खुद कई बार मुझसे नाराज रहे हैं, तो नाराजगी का ये अर्थ नहीं है कि आप मेरे विरोध में हैं या आप मुझे नापसंद करते हैं। बहुत सारी नाराजगियां कभी संवादहीनता के चलते होते हैं। कुछ लोग पेशेवर नाराज हैं जो वो
कहते हैं कि कुछ फूफा जिनको हमेशा हक हासिल है, जिनको हमेशा छिद्रान्वेषण करना है, जिनको हमेशा कमियां ढूंढनी है, और कुछ लोगों के साथ मानसिक तौर पे भी ये दिक्कतें रहती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में 2013 में शामिल हुआ था, तो ये वही लोग थे। जिस दिन मैं शामिल हुआ था, इन्होंने माननीय खन्नूड़ी जी से कहा था कि अगर भरत सिंह चौधरी भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी से सामूहिक इस्तीफा देंगे, हम पार्टी छोड़ देंगे। लेकिन न वो तब पार्टी में थे, न वो आज पार्टी में है। उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, चाहे नगर पालिका का चुनाव हुआ हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हुआ हो, चाहे 2017 का मेरा विधानसभा का चुनाव हुआ हो, 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ हो, ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करते रहे। और अगर इनमें जरा भी गैरत बची हुई है तो इनको स्वीकार करना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं हैं। जब 2017 का चुनाव परिणाम आ रहा था, उस दिन भी ये लोग रुद्रप्रयाग बाजार में शर्त लगा रहे थे। जब मुझे टिकट नहीं मिला था, तब ये लोगों से शर्त लगाया करते थे कि भरत सिंह चौधरी को कभी टिकट नहीं मिल सकता है। जब मुझे टिकट मिल गया, तब ये शर्तें लगाते थे कि ये कभी जीत नहीं सकता है। लेकिन मुझे टिकट भी मिला, मैं चुनाव भी जीता, रिकॉर्ड बहुमत से जीता। अभी 3-4 महीनों से ये एक अनर्गल प्रलाप करते फिर रहे थे कि भरत सिंह चौधरी को टिकट नहीं मिलेगा। मुझे टिकट मिला है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं और उनको भी आश्वस्त करता हूं कि जितना समर्थन मुझे 2017 में हासिल था, उससे बढ़कर के ही मुझे इस समय समर्थन हासिल होगा। 5 सालों में मैंने काम किए हैं और उन 5 सालों के कामों का जो परिणाम है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि 3 साल ही हम लोग काम कर पाए, 2 साल तो कोविड की भेंट चढ़ गए। और जनता खुद इस बात का आकलन करती है कि इन 5 पहले के 5 सालों में कितना काम हुआ था और इन 5 सालों में कितना काम हुआ। मैं वो विधायक हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज इस बात को। मेरे पास कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस बात का दावा करता हूँ कि अपने विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक बने रहने का रिकॉर्ड मेरे नाम होना चाहिए। और जिस तरह से विधानसभा क्षेत्र के मध्य में अपना कार्यालय बना करके हर समय मैंने समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए अपने दरवाजे खुले रखे, और जिस तरह से लोग मुझसे मिल पाए। जब हजारों लोग आपसे मिलेंगे, हजारों अपेक्षाएं लेकर के आएंगे, तो आप कभी भी इतने सामर्थ्यवान नहीं हो सकते हैं कि हर अपेक्षा पे खरे उतर जाए। नाराजगियां होंगी, लेकिन मैं मानता हूं कि नाराजगियों के बावजूद मेरा विरोध कतई नहीं है। और नाराजगियों के बावजूद भी लोग इस बात, व्यक्तिगत स्तर पे किसी के काम नहीं हुए होंगे, उस बात की बेशक हो सकता है किसी में नाराजगी हो, लेकिन उनको इस बात का एहसास है कि हमारा विधायक हमेशा हमारी पहुंच में था। और वो ये भी जानते हैं कि मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हर काम को करने का प्रयास किया है। और जो काम नहीं हो सकते हैं वो बेशक नहीं हुए होंगे। तो इस तरह का दुष्प्रचार करने से कि नाराजगी है, कुछ लोग नाराज हैं, अरे दुनिया में एक आदमी बता दीजिए जिससे सारे लोग खुश हैं। हम लोग तो उस धर्म से चल के आते हैं, हम सनातन धर्मावलंबी हैं। हमारे तो भगवानों पे भी हमारे यहाँ कोई शैव है, कोई भगवान राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई भगवान शिव को मानता है। तो वहाँ भी लोगों के मत अलग अलग हैं। मैं तो एक अदना सा इंसान हूँ, सारे लोग मेरे समर्थन में हो जाएंगे, इस बात की न तो मैंने उम्मीद की है और न मैं समझता हूँ कि किसी को उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह सकता हूँ कि 52% वोट मैंने पिछली बार हासिल किए थे, इस समय मैं 53% हासिल करूंगा। इस बात को मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूँ। विधायक जी, एक पोस्ट काफी ट्रोल हो रही है इन दिनों, आपके जिलाध्यक्ष द्वारा की गई है, जिसमें केदारनाथ विधानसभा को ब्राह्मण बाहुल्य बताया गया है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मेरी जानकारी में ऐसी कोई पोस्ट नहीं है। और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो इस तरह की
कोई गैर जिम्मेदार टिप्पणी कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन में कोई इस तरह का बयान दे सकते हैं। अब मैं उसको देखूंगा, अगर मुझे लगेगा कि उनके द्वारा ऐसा किया गया है तो मैं प्रयास करूंगा ये जानने का कि किन परिस्थितियों में ये हुआ है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो कभी भी इस तरह का बयान नहीं दे सकते हैं। विधायक जी, मेरा अब अंतिम सवाल है, क्योंकि अभी कांग्रेस का चेहरा घोषित यहाँ पे नहीं हुआ है। ऐसे में आपकी जो लोकप्रियता है वो किसी से छुपी भी नहीं है, और यही कारण रहा है। मैंने शुरू में इसीलिए कहा था कि लोकप्रिय विधायक आपको क्यों कहा जा रहा है। अब किस तरीके की आपकी स्ट्रेटजी रहेगी जनता के बीच में, क्योंकि चुनाव आयोग की और कोविड की काफी गाइडलाइनें हैं, डोर टू डोर जाना है, बड़ी जनसभाओं पे रोक है। किस तरीके से, क्या कुछ पूरा सिनेरियो रहेगा, और सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो मुकाबला किसके बीच आप मानते हैं अपना? देखिए, मेरा मुकाबला खुद मुझसे है। मैंने आपसे कहा पिछली बार मैंने 52% समर्थन हासिल किया। इस बार मैं अपने आप से मुकाबला करते हुए 53% के लिए प्रयासरत हूँ। और जहाँ तक कांग्रेस के चेहरे का सवाल है, तो कांग्रेस का चेहरा पूरे देश में इतना विद्रूप हो चुका है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसको मुखौटा बना करके आगे करते हैं। कांग्रेस के नाम से ही मैं समझता हूँ कि पूरे समाज में एक एलर्जी लोगों को होती है। हमारे जो सैनिक भाई हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में देखा है कि किस तरह से सैनिकों के साथ कांग्रेस की सरकारों ने व्यवहार किया है। आज जिन माताओं को, बहनों को उज्ज्वला योजना के अंदर गैस कनेक्शन मिले हैं, जिन सीमांत कृषकों को कृषक सम्मान निधि मिल रही है, वो समझते हैं इस बात को कि वो ज़माना क्या था जब कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, और ये ज़माना क्या है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कांग्रेस का तो कोई चेहरा मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इतना विकृत चेहरा हो सकता है जो कांग्रेस का है। जो आपने स्टिंग ऑपरेशन पिछली बार देखे होंगे, उनका मुख्यमंत्री कहता है कि मैं उनको छूट दे दूंगा, वो अपने मंत्रालय से जितना चाहे इस प्रदेश को लूट सकते हैं, ये उनका चेहरा है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि किसको वो मुखौटा पहना करके आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक स्ट्रेटजी की बात है, तो किसी भी युद्ध में कोई भी सेनापति अपनी रणनीति को सार्वजनिक नहीं करता, अपनी स्ट्रेटजी को सार्वजनिक नहीं करता है। नीति की जहाँ तक बात है, पॉलिसी की बात है, तो कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दुनिया के अंदर ऑनेस्टी से बढ़ करके कोई पॉलिसी नहीं हो सकती है, कोई नीति नहीं हो सकती है। और जो मुझे लगता है कि एक और चीज युद्ध में कहते हैं कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। लेकिन मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे किसी तरह के ऑफेंस की जरूरत नहीं पड़ रही है। मेरा वो काम इस क्षेत्र की जनता खुद कर रही है। जिस तरह का 5 साल का डार्केस्ट पीरियड, जो काला समय यहाँ की जनता ने देखा है 2012 से लेकर के 2017 तक का, उसको कोई भी याद करना नहीं चाहेगा। इस क्षेत्र का हर आदमी चाहेगा कि इस 5 साल का जो कार्यकाल था कांग्रेस का, उसको वो भूल जाएं, जहां चीज़ें 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। और उसके कंपैरिजन में जो 2017 से 22 तक का कार्यकाल था भारतीय जनता पार्टी का, तो अब लोगों को समझ में आती है कि एक विधायक से क्या क्या अपेक्षाएं रखी जा सकती हैं, एक सरकार से क्या क्या उम्मीदें की जा सकती हैं। विधायक जी, इस समय क्या मोदी लहर रहेगी, आप क्या मानते हैं? देखिए, जब तक मोदी रहेंगे, मोदी लहर तब तक रहेगी। और भगवान न करे लंबे समय बाद अगर मोदी नहीं भी रहे तो मोदी लहर तब भी रहेगी। मोदी एक इतिहास पुरुष हैं, और ऐसे इतिहास पुरुष युगों में जन्म लेते हैं। उनका इंडियन पॉलिटी में, भारतीय राजनीति में मोदी का जो समय है, जो उनका काल है, वो एक स्वर्णिम काल के रूप में हमेशा हमेशा
याद रखा जाएगा। और जो लोग सोचते हैं कि मोदी की लहर थी, नहीं है, नहीं रहेगी, उनकी गलतफहमी 10 मार्च को खुद ही मिट जाएगी। मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी की लहर अगर तब थी तो आज भी है। अव्वल तो ये कहना कि मोदी की लहर की वजह से लोग जीत गए, अदरवाइज नहीं जीत रहे थे, बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। लेकिन अगर मोदी लहर थी तो वो आज भी है, और उससे भी प्रचंड रूप में है, उससे भी, क्योंकि पिछले 5 सालों में 2017 और 22 साल के जो 5 साल का कालखंड है, उसमें माननीय मोदी जी के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हो, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो। कल मैं एक टीवी चैनल पे देख रहा था कि किस तरह से मुस्लिम महिलाएं मोदी का धन्यवाद कर रही थी कि उन्होंने 3 तलाक के जो कानून को ख़त्म किया है। तो मोदी की स्वीकार्यता देश के, बल्कि मैं तो कहूँगा कि दुनिया के हर नूक एंड कॉर्नर में है, हर समाज में है, हर इकोनॉमिक सेक्शन में है। तो उसको कम से कम कांग्रेस के बूते की बात नहीं है कि वो मोदी की लहर को थाम सके। तो मोदी हमारे नेता हैं, मोदी हमारे नेता रहेंगे, एक युग पुरुष हैं, और जब तक मोदी हैं तो कांग्रेस हमको छू भी नहीं सकती है। तो ये थे हमारे साथ रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी जी, जो कि भाजपा की अब फिर से उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं रुद्रप्रयाग विधानसभा से। तमाम उनके 5 सालों के जो कार्यकाल उनका रहा है यहाँ पे, उसकी जो भी खट्टी मीठी बातें थी वो आप लोगों के सामने उनके द्वारा रखी गई हैं। और अब आगे देखते हैं किस तरीके से चुनावी घमासान यहाँ पे होता है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस का जो चेहरा है वो सामने नहीं है और एक तरफा लड़ाई अभी आपके सामने दिख रही है। बाकी आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।